हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का CSA 4 डे फ्रेंचाइज सीरीज़ का जो मैच होने जा रहा है नाइट्स और लायंस के बीच में, उसके रिगार्डिंग। तो ये मैच होने जा रहा है मोंगोंग ओवर ब्लॉमफॉन्टेन में। यहाँ पे एक मैच हो चुका था पहले, नाइट्स और डॉल्फिन्स के बीच में जो हुआ था वो मैच हमने कवर करा था। तो आई होप आप में से जिन्होंने भी वो वीडियो देखी होगी आपको याद होगा कि इस ग्राउंड पे क्या क्या होते हैं, कौन कौन से परफॉर्मर्स थे, क्योंकि वो मैच तो बिल्कुल स्क्रिप्टेड की तरह हमारे लिए बहुत ही बढ़िया गया था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बिल्कुल ब्रीफली यहाँ पर बताऊँगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और वो मैच से रिलेटेड नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो ध्यान से पूरा वीडियो सुनते जाना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं आपको जो आपको आज एक तरफा जितवा सकती है, ठीक है। सॉरी। तो वेदर का कोई इशू नहीं है, ये मैच ब्लॉमफॉन्टेन में हो जाएगा, नाइट्स का होम ग्राउंड है। आखिरी 2 सीजन में जो हेड टू हेड मैचेस हो रहे हैं 5, अभी तक नाइट्स जीती नहीं है, ठीक है। लायंस ने यहाँ पर फुल ऑन डोमिनेशन रखा है और एक मैच हुआ है टाई। इस ग्राउंड में भी नाइट्स का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आखिरी जो मैच उन्होंने खेला था डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में, वहाँ पर भी वो जीत नहीं पाए थे और अभी तक पिछले 3 सीजनों की अगर हम बात करें तो अभी तक उनको जीत की तलाश है। वेदर क्लियर है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। आ जाते हैं डायरेक्टली और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। नोटिस करते रहो, जो चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी ना। वैसे तो ऐसे बैटिंग यूनिट नाइट्स बुरी नहीं है, ये मैंने आखिरी जो मैच था नाइट्स का डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में वो मैंने जब कवर किया था तब भी मैंने बताया था। लेकिन बॉलिंग में इनके लिए दिक्कतें हैं और ये दिक्कतें कुछ ज़्यादा ही हैं। आखिरी मैच जो डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में था वहाँ पर भी वो अगर बॉलिंग सही होती तो वो शायद जीत भी सकते थे मैच, क्योंकि बैटिंग से उन्होंने धमाका मचाया ही था। लेकिन बॉलिंग सही नहीं थी तो ऑल आउट नहीं कर पाए थे और ये चीज़ इनके लिए ओवरऑल टूर्नामेंट में खेलती है। तो बैटिंग सही होने के बावजूद भी सामने वाली टीम को ऑल आउट नहीं कर पाते हैं और उनकी बॉलिंग जो कुछ खास अच्छी नहीं। इससे क्या होता है कि वो जितना रन ही क्यों ना बना ले, सामने वाली टीम भी उनके बराबर तक रन बना ही देती है या फिर उससे ज़्यादा भी बना देती है। तो इसलिए एट द एंड ऑफ द डे कुछ फ़ायदा होता नहीं है उनको मैचेस में। और दूसरी तरफ से लायंस की बात करी जाए तो एक काफ़ी बैलेंस टीम है। इनके पास हो सकता है हाईएस्ट रन स्कोरर नहीं है, इनके पास हो सकता है हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं है, लेकिन ये मैचेस का रिजल्ट कैसे लाना है, इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं। बैटिंग में बहुत दूर तक इनके पास बैट्समैन हैं, हो सकता है कि वो 150-200 रन नहीं बनाए लेकिन रन बना देंगे। एज ए टीम यूनिट अगर वो 400 रन भी बना देते हैं ना, तब भी वो सामने वाली टीम को दिक्कत में डाल सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग यूनिट जो इनकी है वो हमेशा ही अच्छी रही है और इस सीजन में 1-2 इंक्लूजन उन्होंने और करा है, जिसके बाद बॉलिंग जो है उनकी और भी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो देखते रहो क्या क्या चीज़ें हैं, देखते रहो। ये जो आखिरी मैच हुआ था इसी सीज़न में एक बार ऑलरेडी भिड़ चुकी है दोनों टीमें। ये मैच हुआ था जोहानिसबर्ग में, जो कि लायंस का होम ग्राउंड है। देखिए नाइट्स की बैटिंग यहाँ पर ख़राब नहीं हुई थी। बेहर्डियन, मोक्वेना और मिगेल पिटोरियस ने नीचे से रन बनाए थे। मिगेल पिटोरियस को पता ही होगा, ये पहले लायंस के होकर खेलते थे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज के मैच में इनका होने वाला है। बैटिंग तो कर ही सकते हैं और स्ट्राइक बॉलर भी है। मगाला का 6 विकेट यहाँ पर था। लायंस की बैटिंग बहुत खास नहीं हुई थी, 202 रन बनाए थे, नीचे से कुछ बैट्समैनों ने और बॉलर ने बनाया था। पिटोरियस के बॉलिंग से परफॉर्मेंस थे, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे चलता गया नाइट्स की बॉलिंग ने यहाँ पर मैच को पकड़ लिया, जहाँ पर जोनाथन वैन डियार साथ में रेनार्ड वैन टॉन्डर और एंडिस गाउस के परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे, पुटगाइटर मल्टर के विकेट्स। और देखिए आखिरी दिन डे 4 फोर्थ इनिंग्स यहाँ पर भी लायंस ने 334-35 का जो टारगेट था वो क्रॉस कर लिया। कर्सी ऑफ नाइट्स की बॉलिंग, जहाँ से डोमिनिक हेनरिक्स और जोशुआ रिचर्ड्स ने बहुत ही बड़े बड़े शतक लगाए और ये कुछ विकेट टेकर्स थे, लेकिन कुछ फायदा तो ऑफकोर्स हुआ नहीं क्योंकि मैच यहाँ पर नाइट्स हार गई। डे 4 में आपको 334 का टारगेट दिया जा रहा है, अगर उसके बावजूद भी आपकी बॉलिंग उसको डिफेंड नहीं कर पा रही है तो आई होप आपको आइडिया लग ही रहा होगा क्या हालत चल रहा है। उसके बाद ये दूसरा मैच देखो। अच्छा, अब मैं आपको परफॉर्मर्स नहीं दिखा रहा, परफॉर्मर्स तो मैं आगे आपको समराइज करवा ही दूंगा। अब मैचेस को देखिए बस। देखिए 358, ठीक है, 158 पर निपट गई नाइट्स की बैटिंग। दूसरे इनिंग्स में भी 219। याद रखना ये वही नाइट्स की बैटिंग है जिन्होंने डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में न जाने कितने रन बनाए हुए थे, मैंने आपको दिखाया था उस मैच पर। 450-500 के आसपास तो बन ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर ये जो इनिंग्स था यहाँ पर बना था 300, ठीक है, उसके बाद 235, उसके बाद यहाँ पे 158, 219, ठीक है। किसी ना किसी लायंस के बॉलर ने, लायंस की बैटिंग भी बहुत बढ़िया नहीं हुई थी लेकिन बॉलिंग उनकी बिल्कुल पिन पॉइंट हो रही है। अच्छा, उसके बाद ये एक लौता मैच था जहाँ पर मैच जीता नहीं था लायंस ने, आप ऐसा कह सकते हैं। लायंस की बैटिंग यहाँ पर और भी अच्छी हुई थी, जहाँ पर रीजा हेनरिक्स और निकी वैंडनबर्ग के परफॉर्मेंसेस थे, साथ में जोशुआ रिचर्ड्स और डोमिनिक हेनरिक्स। नाइट्स की बैटिंग ठीक ठाक रही थी। नाइट्स की बैटिंग 2-3 बैट्समैनों के ऊपर डिपेंड करा है, मैं आपको आगे भी ये चीज़ दिखाऊंगा। रेनार्ड वैन टॉन्डर पिछले 2 सीजनों से कम
पेट्रुस वैन विजलॉन और कीगन पीटरसन जो खेलते थे। इसके सिवाय एक आध मैच में एक आध इनिंग्स में कोई कोई आए होंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करेंगे ना तो आपको यही नाम देखने को मिल जाएगा। आप नोटिस करते रहो, देखो यहाँ पर बना था 300 रन, तो यहाँ पर जो नाम मैंने बताया उनमें से किसी ने भी परफॉर्म नहीं करा। उसके बाद 235 यहाँ पर वैन टॉन्डर के रन थे, साथ में कोई और थे शायद, वैन डियार और गाउस थे जैसे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर 158 फिर से वैन टॉन्डर, यहाँ पर 219 पेट्रुस वैन विजलॉन, साथ में कोई और। उसके बाद यहाँ पर 325 फिर से रेनार्ड वैन टॉन्डर। यहाँ पर तो चलिए मैच तो ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पर तो दोनों ही इनिंग्स में आप देख सकते हैं डिक्लेयर दिया था लायंस ने, मतलब क्या बॉलिंग चल रही है आप समझ सकते हो। दोनों इनिंग्स मिलाकर भी 10 विकेट नहीं गिरा पाई नाइट्स की बॉलिंग यहाँ पर। अच्छा, अगला मैच और आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इसी ग्राउंड पे भिड़े थे पिछले सीजन में, नाइट्स की बैटिंग यहाँ पर अच्छी रही थी। नाइट्स की बैटिंग यहाँ पर हमेशा अच्छी रहती है, ये मैंने बताया है, ठीक है। आखिरी जो मैच इन नाइट्स ने खेला था इस ग्राउंड पर डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि नाइट्स की बैटिंग यहाँ पर हमेशा अच्छी रहती है, स्पेशली पहले इनिंग्स में। तो यहाँ पर 357 बना था, फिर से वैन टॉन्डर, साथ में कोई परफॉर्मर्स थे जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट करे थे। बियॉन्ड फॉर्चून ने यहाँ पर निकाले थे 7 विकेट्स, ठीक है। उसके बाद लायंस की बैटिंग देखिए, फिर से यहाँ पर 490 रन बन गए। यहाँ पर रापुलाना, मल्डर के शतक थे, साथ में पोंगोलो। और जैसे जैसे मैच आगे चलता गया नाइट्स की बैटिंग यहाँ पर खराब होती गई, ठीक है। 208 पर वो निपट गए। यहाँ पर कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट निकाले। लायंस को 76 रन का टारगेट था जो कि चेज हो गया, ठीक है। तो ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे फिरे थे। तो कुछ कॉमन परफॉर्मर्स जो इस मैच में आपको दिखने को मिल जाएगा, जिनमें जो अभी स्क्वाड में अवेलेबल हैं, उनमें से ग्रैंड मकवेना, रेनार्ड वैन टॉन्डर, बॉलिंग से फॉर्चून, और यहाँ से मल्डर बैटिंग से, पोंगोलो जो थे शायद खेलेंगे नहीं, डोमिनिक हेनरिक्स, ये कुछ नाम हैं। और आखिरी मैच फिर से नोटिस करिए 266 रन बनाया किसने, वैन विजलॉन। लायंस की बैटिंग ठीक ठाक रही। लायंस की बैटिंग आप देखिए कभी भी बहुत हाई फाई नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा तो हो ही रहा है कि वो जिससे नाइट्स को हरा पाए, क्योंकि बॉलिंग जो है उनकी बिल्कुल पिन पॉइंट हो रही है। आपको शायद एक ये मैच दिखा होगा जहाँ पर ये इनिंग्स था जहाँ पर नाइट्स ऑल आउट नहीं हुई, नहीं तो हर इनिंग्स में नाइट्स को उन्होंने ऑल आउट करा है, हर मैच के हर इनिंग्स में। आपने अगर नोटिस करी होगी, आप नोटिस करो, देखो 10 ऐसी बात नहीं है कि लायंस की बैटिंग बहुत ही बढ़िया कुछ हो रही है, लेकिन मतलब उनसे तो बेटर ही हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी डिक्लेरेशन एक ही मैच में आया था किसी टीम की तरफ से, और वो लायंस की तरफ से भी आया था, और वही 2 बार, और नहीं तो बार यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्स को। यहाँ पर तो चलिए 20 ओवर का ही मैच हुआ था, तो कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद आप नोटिस करेंगे तो सब हमेशा आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। और आखिरी जो मैच है यहाँ पर भी वही सेम चीज़ आप देख सकते हैं, 89 पर निपटा दिया था। जो बॉलर से वो अवेलेबल नहीं है, तो यही कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो रन्स तो यहाँ पे बनते हैं, जो मैं आपको आगे ग्राउंड के बारे में दिखाऊंगा। ग्राउंड पे जो लास्ट मैच हुआ था वहाँ पर आपने नोटिस करी है कि रन्स वहाँ पर भी बने थे, लेकिन जब बात बॉलिंग की आती है, जो आपके 4 डे मैचेस की जीतने की सबसे बड़ी रेसिपी होती है, वो हमेशा ही नाइट्स के अगेंस्ट में गया है, ठीक है। लायंस के बॉलरों ने यहाँ पर हमेशा ही 10 विकेट निकाले हुए हैं जहाँ जहाँ पे मैच पूरा हुआ है। और नाइट्स की बैटिंग चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए, एक एवरेज टोटल के बाद वहाँ पर वो जा नहीं पाए हैं। 1-2 इनिंग्स आपने देखा जहाँ पर 300 350 के आसपास उन्होंने टोटल बनाए, नहीं तो 200, यहाँ तक कि 200 के नीचे भी हम उनको ऑल आउट होते हुए देख चुके हैं, सही है। अच्छा, हेड टू हेड मैचेस की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कुछ नाम हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। रेनार्ड वैन टॉन्डर, पेट्रुस वैन विजलॉन और फरहान बेहरदीन, ये पहले टाइटंस के ओवर खेलते थे, तो वहाँ से इनका रिकॉर्ड है, इसलिए यहाँ पर इन मैचों में आपने इनका नाम नहीं देखा होगा। तो जो नाम मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पर भी वही नाम है। और लायंस के होकर डोमिनिक हेनरिक्स का बेहतरीन परफॉर्मेंस है यहाँ पे, 9 इनिंग्स में 4 बार 50+ स्कोर और 72 का औसत है इनका, ठीक है। आखिरी मैच पर ये रन नहीं बना पाए थे दोनों ही इनिंग्स में, इसीलिए आराम से लोगों ने इनको अवॉइड कर दिया है। और आज के मैच में अगर लाइनअप आ जाता है ना, तब तो और भी ज़्यादा लोग इनको अवॉइड करने वाले हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड जो है धमाकेदार है। उसके बाद जोशुआ रिचर्ड्स, 5 में से 3 इनिंग्स में इनका भी 50+ है, 298 लगभग 74 का औसत है इनका। बॉलिंग में खास कुछ बताने के लिए नहीं है, ऑफ कोर्स आपको देख ही सकते हैं नाइट्स के बॉलरों में से उतना खास कुछ नहीं है। लायंस की बॉलिंग अच्छी रही है, लेकिन बॉलर वहाँ बदलते रहे हैं, इसीलिए नाम बताने लायक कोई नहीं है उस तरह से। और बॉलिंग में तो मैंने बता दिया। अच्छा, अभी आ जाते हैं ग्राउंड पे। देखिए ग्राउंड के बारे में मैंने सारी चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा डिटेल में लास्ट मैच वीडियो में बता दिया था, और मैं यहाँ पर बिल्कुल ब्रीफली बताऊँगा, ठीक है। जो मेन चीज़ है इस ग्राउंड पर, आपने ऊपर भी देखा कि बहुत सारे मैचेस में यहाँ पर रिजल्ट नहीं आते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर
तो ये इस ग्राउंड पे रन्स काफ़ी बनते हैं, ठीक है। और रन्स बनते मतलब ऐसे वैसे नहीं बने, यहाँ पे रन्स बनते हैं मतलब 450 500 भी यहाँ पर बन जाते हैं और उसके बाद भी टीमें ऑल आउट नहीं होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे है, कोई भी बैट्समैन यहाँ पे रन बना सकता है, कोई भी, ठीक है। यहाँ तक कि बॉलरों ने भी यहाँ पे रन बनाया हुआ है। तो आप अगर 11 प्लेयर्स ले रहे हैं, ऑफकोर्स आप 11 बैट्समैन तो नहीं ले सकते, उनमें से जिस भी बैट्समैन को आप छोड़ोगे किसी ना किसी को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आपको ये पकड़ के चलना है कि ये हमारा रिस्क है। आपने आखिरी हेड टू हेड मैच देखा होगा जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था, जो इन दोनों टीमों के बीच में इस ग्राउंड पे हुआ था। यहाँ पर भी आपने अगर नोटिस करी होगी, आपको दिखेगा 2 शतक बने थे। चलिए अगर यही समझ लीजिए, यही प्लेइंग 11 के साथ अभी लायंस आती है, मल्टर का तो आपको पता है, मल्टर को आप रख लेंगे, कैप्टन भी शायद बनाएंगे, लेकिन रापुलाना को आप नहीं रखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो फॉर्म पे भी नहीं हो उतनी बड़े कुछ, लेकिन यहाँ पर शतक था उनका। और यही चीज़ मैं आपको कहने की कोशिश करता हूँ, कोई भी यहाँ पे शतक बना सकता है और बड़ा इनिंग्स खेल सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो ये बैट्समैन को ले लूँगा, इसी के बीच होगा, हो सकता है इन्हीं के बीच हो, लेकिन इसके बाहर भी हो सकते हैं कोई परफॉर्मर्स, और वो आप मिस भी कर सकते हो स्मॉल लीग में अगर आप एक टीम बना रहे हो तो ये चीज़ पकड़ के चलना। और 4 डे मैचेस की एक्सपीरियंस जो हमारा है, हमको ये पता है कि जो रन्स बनाते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत खड़े करते हैं। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, तो नोटिस करते रहो रन्स कितने बन रहे हैं। जो परफॉर्मर्स हैं मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। 357 बना, और ये जो लाइट्स के अगेंस्ट में, जो लायंस के अगेंस्ट में जो मैच हुआ था वो मैच तो आपने ऊपर देख लिया, चलिए ये छोड़ देते हैं। अगला मैच नोटिस करिए 319, ठीक है। कोबरा 470 बनाया और नाइट्स ने भी 360 बना दिया। थर्ड इनिंग्स डे 4 में भी, ठीक है। तो रन्स देखो 300 के नीचे तो उतर नहीं रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से नोटिस करो 303, और ये रन थोड़ा सा कम बन गया था। तो ये पेसर डोमिनेशन, अच्छा पेसर्स का ही होता है जो भी होता है। स्पिनर्स को विकेट मिलते हैं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलते हैं, लेकिन हेल्प वाली कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि कोई सेट बैट्समैन 70-80 रन बना चुका हो, उसके बाद लंबे शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाए, लेकिन हेल्प नहीं है। पेसर्स के लिए ही हेल्प है अगर कोई हेल्प की बात होती है तो, लेकिन स्पिनर्स को विकेट मिल सकते हैं, ठीक है। और बाकी बॉलरों के लिए ओवरऑल नहीं है। आप यहाँ पर भी नोटिस कर सकते हो 430 बने। और ये यहाँ पर कुछ मैचों में लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स भी हुए हैं, जिनको कुछ स्पिनर्स ने, या फिर अगर बैट्समैन खराब शॉट खेले, नहीं तो रन्स यहाँ पे काफ़ी बन जाते हैं, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। और आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर आपने देखा 424 बने थे। वैन टॉन्डर का बहुत बड़ा इनिंग्स था। डॉल्फिन्स की बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी, पेसरों ने यहाँ पर लीड किया था, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। सामने वाली टीम की बैटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप किसी को भी डाल दोगे वो शतक बना देगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शतक यहाँ पर कोई भी बना सकता है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर दूसरे इनिंग्स में भी नाइट्स की बैटिंग अच्छी हुई थी। डे 4 में भी 243 बना था, लेकिन चेज नहीं कर पाए थे। तो ओवरऑल जो चीज़ है यहाँ पर बताने लायक कि पहले 1-1.5 दिन तक, कम से कम 2 दिन तक तो आप पढ़ के चल सकते हो कि रन्स यहाँ पे काफ़ी बनते हैं। जो भी टीम टॉस जीतेगी कोशिश करेगी कि बैटिंग करनी है हमें, और जितनी देर तक हो सके हम बैटिंग करेंगे, और उसके बाद 400, 450, 500 के आसपास रन बना देंगे और सामने वाली टीम को हमारे पेसर के सामने ला देंगे। अभी देखिए, अगर हम बॉलिंग की बात करेंगे तो लायंस की बॉलिंग एनी डे एनी नाइट बेटर है देन नाइट्स। तो अनडाउटेडली आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि अगर लायंस को पहले दिन में बैटिंग मिल गई, ठीक है, तो हो सकता है कि वो एक ही इनिंग्स बैटिंग करें और दूसरे इनिंग्स में प्रॉपर्ली बैटिंग नहीं भी मिले। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लायंस की बैटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ कि नाइट्स की बॉलिंग कुछ खास अच्छी है नहीं। ऐसी बात नहीं है कि विकेट्स नहीं निकलेंगे, विकेट्स निकलेंगे, लेकिन अगर समझ लीजिए जो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे नहीं है, चलिए, अच्छा, मतलब समझ लीजिए कोई 4-5 विकेट ले सकते हैं, लेकिन अगर वो 4-5 विकेट लेने के चक्कर में उनको 100, 150, 200 रन देना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाली टीम ने कितना रन बना लिया होगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि विकेट टेकिंग बॉलर्स आपको लेने हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैट्समैनों के ऊपर, स्पेशली जो पहले 1-2 दिन में बैटिंग करेंगे, उनके ऊपर आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अगर आप थोड़ा एनालिटिकली सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि नाइट्स की बॉलिंग लायंस की बॉलिंग से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो लॉजिक यही कहता है और हिस्ट्री भी यही कहता है कि लायंस की बैटिंग बेटर होती है नाइट्स की बैटिंग से। तो जब आप बैटिंग लेंगे तब भी आपको लायंस की बैटिंग ही ज़्यादा लेनी है। 2 रीज़न है, एक तो ये पिच जो बैट्समैनों को सपोर्ट करता है पहले 1-2 दिन में, और दूसरी है नाइट्स की बॉलिंग। और जब बॉलर्स को लेंगे तब भी आपको लायंस के बॉलर्स ही ज़्यादा लेने हैं। 2 रीज़न है, एक तो लायंस की बॉलिंग बेटर है, और दूसरी बात ये कि हो सकता है कि नाइट्स के बॉलरों को 2 इनिंग्स बॉलिंग करने का मौका ही ना मिले, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं।
काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मैच हो सकता है, लेकिन सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ना वो यहाँ पे नहीं है। अभी तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, यहाँ पर भी कोई ट्रिक्स एंड ट्रिक्स नहीं है। ये तो चलिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। आपको मतलब बिल्कुल स्ट्रेटली ही आपको प्लेयर सिलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। बाकी आपके कौन से प्लेयर चलते हैं नहीं चलते हैं वो तो अलग की बात है। रिकॉर्ड्स के मामले में अगर हम बात करें ग्राउंड में, तो फिर से वही दो नाम आपको मिल जाएंगे, रेनार्ड वैन टोंडर और पेट्रुस वैन बिजलन। और ग्राउंड में इन दोनों का परफॉर्मेंस मुझे अलग लेवल पे है। रेनार्ड वैन टोंडर 86 के आसपास उनका औसत चला आता है और वैन बिजलन का 66। साथ में ग्रैंड मोकोइना का भी ठीक ठाक है, खास कुछ नहीं, और बॉलिंग में उस तरह से बताने लायक कुछ नहीं है। अभी तक इस टूर्नामेंट में ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं। फिर से वही सेम नाम, रेनार्ड वैन टोंडर, पेट्रुस वैन बिजलन। साथ में बेहार्डीन और क्लाइनफील्ड ने कुछ कुछ मैचों में रन बनाया हुआ है। लायंस के होकर डोमिनिक हेनरिक्स 2 इनिंग्स बड़ा खेला है उन्होंने और दोनों में शतक बनाया है। साथ में विलम मुल्डर, मार्शल ने पिछले मैच में रन बनाया था, आपको पता ही होगा। और रिकल्टन काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किए जा रहे हैं। 7 में से 3 इनिंग्स से 50+ स्कोर इनका है। बाकियों ने 2-2 करके इनिंग्स से रन बनाए हैं, लेकिन रिकल्टन के 3 इनिंग्स में ऑलरेडी 50+ स्कोर बन चुके हैं। बॉलिंग में बात करी जाए तो लायंस के होकर मगाला और पोर्टगाइडर का नाम आपको दिख जाएगा, और यहाँ से मिगेल प्रेटोरियस 1 मैन आर्मी की तरह बॉलिंग में काम आ रहे हैं नाइट्स की तरफ से। और यहाँ पर शॉन वॉनबर्ग और कोटजी उसके बाद। इसके सिवाय भी लायंस की तरफ से सिबोटो वगैरह हैं, लेकिन इन्होंने बंचेस में विकेट निकाले हुए हैं लायंस के होकर। प्रेटोरियस मतलब अमेजिंग फॉर्म पे चल रहे हैं इस सीजन में। मतलब बॉलिंग में तो ये कर ही रहे हैं, बैटिंग में भी ऑलरेडी मेरे ख्याल से 1-2 अर्शे तक वो लगा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में आज के मैच में खेलने आने वाले हैं, तो गलती से भी इनको मिस मत कर लेना आज के मैच में। अच्छा, तो ये हो गई सारी चीज़ें। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में। अच्छा, आई होप जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं हेड टू हेड में और ग्राउंड में, आपके दिमाग में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, किसके बॉलर ज़्यादा लेने हैं, कौन से साइड से बैट्समैन ज़्यादा लेने हैं, मैंने सब कुछ बता दिया। नाम कौन कौन से हैं रिकॉर्ड्स में वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर। अच्छा, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में सीरीज़ हो रहा था, आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ कोविड के इश्यूज़ की वजह से वो सीरीज़ कैंसिल हो गया। सही है। अभी क्या है कि साउथ अफ्रीका के नेशनल टीम में जो प्लेयर्स थे वो अभी आ चुके हैं अपने घर पे वापस। सारे ही आ चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्लेयर्स होंगे जो कि आज के मैच डेज में अपने अपने टीम के होकर खेलेंगे। अभी क्या है कि 90% जनता को पता नहीं है कि वो खेलेंगे, और 100% जनता को शायद ये भी पता नहीं है कि अगर खेलेंगे तो कौन खेलेंगे। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखिए, नाइट्स और लायंस ने एज़ यूजुअल और एज़ एक्सपेक्टेड कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं करा है। मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह देखी हैं ट्रेनिंग की, तो वहाँ से थोड़ा आइडिया मुझे मिला है, और एक जगह से मुझे आइडिया मिला है। बाकी जो टीमें हैं जिनके आज मैचेस होने वाले हैं, क्योंकि एक साथ सारे मैचेस होते हैं, आपको पता ही होगा, तो उनमें से किसकी कुछ टीमों ने अपने अपने स्क्वाड जो है अनाउंस करे हैं। ध्यान से सुनना ये बात। और उन स्क्वाड्स में मैंने कुछ नेशनल टीम के प्लेयर्स को वापसी करते हुए देखा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टाइटंस की टीम में आपको पता होगा, टाइटंस की टीम में मतलब लिस्टेड हैं फाफ डुप्लेसी, लुंगी एनगिडी जैसे प्लेयर, जूनियर डाला जैसे प्लेयर, तो ये आज के मैच में स्क्वाड के पार्ट हैं। ठीक है। डॉल्फिन्स के टीम में आपको पता होगा जानेमन मलान, जॉर्ज लिंडे, काइल वेरेन, ये सब प्लेयर्स होते हैं। केप कोबरास की टीम में, माफ करना, डॉल्फिन्स की टीम में नहीं। और डॉल्फिन्स की टीम में केशव महाराज थे, ये भी आपको पता होगा, जो आखिरी मैच डेज में वो खेले नहीं थे नेशनल टीम से जुड़ जाने के लिए। तो ये सारे प्लेयर्स उनके स्क्वाड में अवेलेबल हैं। तो इससे ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आज दोनों ही टीमों के जो नेशनल टीम के प्लेयर्स थे वो कौन कौन थे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उनमें से काफ़ी प्लेयर्स आज के मैच में अवेलेबल हो सकते हैं। अब ये काफ़ी प्लेयर्स कौन कौन होंगे ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि कोई ना कोई आज तो ज़रूर खेलेगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, मैं अपना प्रेडिक्शन बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो कि आज के मैच में खेल सकते हैं। खेलेंगे ऐसी मैं नहीं कह रहा, लेकिन खेल सकते हैं। ध्यान से सुनते जाना। नाइट्स के होकर, देखिए नाइट्स के होकर ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। पेट्रुस वैन बिजलन एकमात्र प्लेयर थे जो नेशनल टीम के पार्ट थे, और वो आखिरी 2 मैचेस खेले नहीं थे नाइट्स के होकर, तो उनके जगह पर पैट्रिक बोथा खेल रहे थे। तो मोस्ट प्रोबेबली पेट्रुस वैन बिजलन वापस आ जाएंगे, या तो पैट्रिक बोथा या तो यहाँ पे ग्रैंड मोकोइना जो आखिरी मैचेस में खेले थे उनके जगह पर। पैट्रिक बोथा मैं पर्सनली नहीं चाहूँगा कि ड्रॉप्ड हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं और रिकॉर्ड जो है डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी अच्छे हैं। बॉलिंग थोड़ी बहुत करवा लेते हैं, वो इग्नोरेबल है, लेकिन बैटिंग काफ़ी अच्छी करते हैं। ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो नाइट्स की बैटिंग में ना रेनार्ड वैन टोंडर और पेट्रुस वैन बिजलन के बाद कुछ नहीं है खास बताने लायक। एक आध इनिंग्स में कोई होगा, लेकिन उस तरह से नहीं। तो ये एक स्टेबिलिटी दे सकता है बैटिंग में। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है,
मोस्टली चांस यही होगा कि बोथा को ही रिप्लेस कर दे टीम। तो पेट्रोस वैन बिजनॉन जो आखिरी 2 मैचेस में खेले नहीं थे, ये आज के मैच में खेल सकते हैं। मैं आपको श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन मोस्टली खेलना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल टीम से रिलीज हो चुके हैं और ये एक ऐसे प्लेयर है जो रेगुलरली डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं जब भी नेशनल टीम में उनका कॉल अप नहीं आता है। देखिए, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि नेशनल टीम में अगर नहीं भी मौका मिले तब भी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने आते नहीं हैं, इसीलिए मैं उन प्लेयर्स को काउंट अभी तक नहीं कर रहा। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जब भी नेशनल टीम से उनको मौका मिलता है, फ्री होते हैं, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़रूर खेलने आते हैं। तो यहाँ से मैंने बता दिया पेट्रोस वैन बिजनॉन। बाकी इनके टीम में बताने लगा, बताइए, जोनाथन वैन डियर ओपनिंग करेंगे क्लाइनफील्ड के साथ। कंसिस्टेंटली रन बनाते आ रहे हैं जोनाथन वैन डियर, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन 30-35 करके रन बना रहे हैं। एक अर्शतक भी शायद बना दिया है इस बीच। रेनाल्ड वैन डॉट मस्ट हैव है, आप इनको मिस नहीं कर सकते, चाहे कितना भी, मतलब रिकॉर्ड्स तो इनके बुरे नहीं हैं, फॉर्म भी बुरा नहीं है, लेकिन क्या है कि सामने लायंस की बॉलिंग है। लेकिन रेनाल्ड वैन डॉट भी कुछ कच्चे खिलाड़ी नहीं है, इस फॉर्मेट में हाईएस्ट रन स्कोरर बन के आ रहे हैं और अभी भी कमाल का फॉर्म दिखा रहे हैं। और ग्राउंड में तो क्या ही बताएं इनके बारे में, तो आप इनको मिस नहीं कर सकते, चाहे आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए या नहीं बनाइए, लेकिन टीम में इनको ज़रूर रखना है। उसके बाद ये जो स्लॉट मैंने बता दिया, फरहान बिहारदियन कुछ मैचों में रन बनाया है, कुछ मैचों में फेल हुए हैं। उसके बाद बताने लायक मिगेल प्रेटोरियास मस्ट हैव हैं। जेराल्ड कोर्सी ये थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग से कुछ करें या नहीं करें, बैटिंग से आप इनसे थोड़ी बहुत उम्मीदें रख सकते हैं, बस यहीं पे, ठीक है। बोथा से आप बॉलर ही हैं, बॉलिंग से ही पॉइंट देंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि नाइट्स के बॉलरों को 2 बार प्रॉपरली बॉलिंग ना मिले, ये चीज़ें हो चुकी हैं पहले भी, तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रायोरिटी किसी पर्टिकुलर बॉलर पे नहीं दे रहा, जो बैटिंग कर सकते हैं उन पे ही ज़्यादा भरोसा दिखा रहा हूँ, इसीलिए मिगेल प्रेटोरियास और जेराल्ड कोर्सी के बारे में ज़्यादा बताया। शॉन वॉनबर्ग भी ऑप्शन है, लेकिन इस पिच पे बहुत ज़्यादा स्पिनर्स के लिए नहीं है, अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो इनके साथ भी जा सकते हो। लायंस की तरफ से बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। लायंस की टीम जो है, अगर उनके पास सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल हो जाएं तो वो बेस्ट टीम हो सकती है डोमेस्टिक सर्किट में साउथ अफ्रीका के। तो देखिए, जो प्लेयर्स कॉन्टेंशन में हैं आ सकते हैं, टेम्बा बाबूमा, रीजा हेनरिक्स, ड्वेन प्रिटोरियस, रासी वैंडरडसन, बियॉन फॉर्चून, बॉयरन हेनरिक्स और शायद कगिसो रबाडा भी, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 6 नाम हैं और रबाडा, अगर रबाडा अवेलेबल होते हैं तो 7। रबाडा जनरली डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा खेलते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं उनको अभी के लिए कंसिडरेशन में नहीं रख रहा, लेकिन अवेलेबल हो सकते हैं, ये चीज़ याद में रखना। लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं, ये जब भी मौका मिलता है ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। ये जो इंग्लैंड वाला दौर था उसके पहले भी ये मैचेस खेल चुके हैं, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? जोशुआ रिचर्ड्स की जगह पर टेम्पा बाबूमा आ सकते हैं, टेम्पा बाबूमा ओपनिंग कर सकते हैं क्योंकि डोमिनिक हेनरिक्स तो है ही। उसके बाद रिकल्टन को भी रहना ही पड़ेगा क्योंकि ये कीपर हैं। विलम मार्शल के जगह पर रीजा हेनरिक्स आ सकते हैं, रीजा हेनरिक्स भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में वो थोड़ा नीचे ही आते हैं। विलम मार्शल ने आखिरी में जो शतक लगाया था ये मुझे भी पता है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और इनको टीम ज़रूर बाहर नहीं बिठाएगी अगर ये अवेलेबल होते हैं तो इसीलिए चाहे आप 150 बनाएं 200 बनाएं, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद पोर्टगाइटर के जगह पर प्रिटोरियस आ सकते हैं, ठीक है। और रापुलाना तो मतलब टीम तो मतलब मौके ही ढूंढ रही है इनको बाहर बैठाने की, अगर वैंडरडसन वापस आ जाते हैं तो रापुलाना का पत्ता साफ। उसके बाद सिबोटो, मगाला, ये दोनों रहने चाहिए अगर रबाडा नहीं खेलते हैं। तो अगर रबाडा खेलते हैं तो हो सकता है कि सिबोटो का पत्ता साफ हो जाए। मगाला को टीम ड्रॉप नहीं करेगी, मुझे मतलब सर्टेनली ऐसा लग रहा है। सिबोटो का परफॉर्मेंस अभी तक इस सीजन में कुछ खास हुआ भी नहीं है। आरन फंगिसो के जगह पर बियॉन फॉर्चून आ सकते हैं। वैसे भी स्पिनर्स का खास कुछ रोल यहाँ पे नहीं है, लेकिन बियॉन फॉर्चून का फ़ायदा यही है कि ये बैटिंग कमाल की करते हैं, मतलब अलग लेवल की करते हैं, ऐसे मतलब फ्रॉम बॉलर पॉइंट ऑफ व्यू मैं कह रहा हूँ। और आखिरी जो मैच इस ग्राउंड पे हुआ था आपने देखा, फॉर्चून ने 7 विकेट भी निकाले हुए थे। और तलादी बुकाको के जगह पर बॉयरन हेनरिक्स, ये चेंजेस हो सकते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा कि होंगे क्योंकि मुझे कोई पक्का न्यूज़ नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, रिस्क लग रहा है तो आप इग्नोर कर सकते हैं ये मैच। लेकिन अगर ये खेल गए, लाइनअप अगर समझ लीजिए नहीं आता है या फिर 1-1.5 मिनट पहले आता है, जिनको पता नहीं है, जिन्होंने टीम एडिट नहीं करा हुआ है, उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको पहले से पता हो तो आप थोड़ा सा एडवांटेज में ज़रूर रह सकते हैं। इनमें से जिन प्लेयर्स पे आप भरोसा रखा सकते हैं, रीजा हेनरिक्स ने एक शतक ऑलरेडी लगाया हुआ है इस फिक्चर में। वैंडरडसन डोमेस्टिक सर्किट में जायंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया फॉर्म पर तो नहीं है लेकिन डोमेस्टिक सर्किट में ये काफ़ी अच्छा करते हैं। टेम्बा बाबूमा थोड़ा सा फॉर्म का इशू इनका रहा है, मैं सिर्फ साउथ अफ्रीका के नेशनल टीम में का परफॉर्मेंस देकर नहीं कह रहा, उसके पहले भी जो मैचेस इन्होंने खेले हैं वहाँ पर भी, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में ये भी काफ़ी ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले प्लेयर हैं। और बॉलिंग में अगर खेलते हैं बियॉन हेनरिक्स को गलती से ही मिस मत कर लेना। और बियॉन फॉर्चून तो मैंने बता दिया, बियॉन फॉर्चून बैटिंग भी कर सकते हैं क्योंकि बॉलिंग से शायद कुछ नहीं करें लेकिन बैटिंग कर सकते हैं।
बेवन फॉर्चून को आप लो या नहीं लो, बॉयरन हेनरिक्स को गलती से मिस मत कर लेना। मतलब दी बेस्ट बॉलर चल रहे थे वो सीज़न के शुरुआत में, उसके बाद तो नेशनल टीम में चले गए, लेकिन खतरनाक बॉलर हैं और सारे रिकॉर्ड्स इनके सपोर्ट में हैं। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं। और वैसे भी लायंस की बॉलिंग तो अच्छी है ही, 2 बार बॉलिंग भी शायद मिल जाए इनको। तो ये कुछ चेंजेस हैं। अगर ये चेंजेस नहीं होते हैं तो ये जो प्लेयर्स हैं, जोशुआ रिचर्ड्स, विलियम मार्शल, पोर्टगाइटर, रापुलाना, फंगीसो, बोकाको, ये सारे खेलेंगे। इनमें से विलियम मार्शल का सिलेक्शन परसेंटेज एक मतलब इनिंग्स के बाद ही बहुत ज़्यादा हो चुका है। जोशुआ रिचर्ड्स एक इनिंग्स में उन्होंने अच्छा खेला था, उसके बाद से फॉर्म पे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड सारे अच्छे हैं। स्मॉल लीग में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी काफ़ी जैम होने वाला है बैटिंग सेक्शन में। बड़ी लीग में बिल्कुल 1-2 टीम में कैप्टन बना के छोड़ देना इनको। उस पर डिलानो पोर्टगाइटर अगर खेलते हैं तो मस्ट हैव है, लेकिन अगर खेलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं खेलते हैं तब आपको सोचना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं बताने लायक। कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें, ऑलरेडी मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर कैप्टनसी जो है आपको बैट्समैनों के साथ जाना पड़ेगा। और क्योंकि बैटिंग मतलब बॉलिंग जो है यहाँ पे थोड़ी सी ख़राब है नाइट्स की, तो हो सकता है कि आप लायंस के बैट्समैनों के साथ ही कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए जाओ। तो फिर भी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो नाइट्स के होकर वैन टोंडर और वैन बिजलन सेफेस्ट पिक में होंगे। वैन बिजलन मुझे 90% लग रहा है खेलेंगे। मैं लायंस के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके बारे में सर्टेनली नहीं कह सकता, लेकिन वैन बिजलन मुझे लगता है 90% खेलेंगे। तो आप इनको लेकर ही अपना जो है टीम का प्लान वगैरह बनाइए। उसके बाद क्लाइनफेल्ड और बिहारडियन, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो मिगेल पेट्रोलियस बॉलरों में से, और यहाँ से पैट्रिक बोथा अगर खेलता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। और जोनाथन वैंडियर कंसिस्टेंट रन बना रहे हैं, स्मॉल लीग में नहीं बड़ी लीग में इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हो। लायंस के ऊपर फिलहाल के लिए जो प्लेयर्स मतलब सिलेक्शन परसेंटेज हाई है उस हिसाब से मुल्डर और मार्शल, उसके बाद पोर्टगाइटर, रिकल्टन, जोशुआ रिचर्ड्स और डोमिनिक हेनरिक्स, इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन रन बनाया नहीं था पिछले मैच पर, तो लोग इनको ले ही रहे हैं। डोमिनिक हेनरिक्स को फिर भी शायद लोग ले सकते हैं। जोशुआ रिचर्ड्स का फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। एक मैच में शतक बनाया है, उसके बाद 3-4 इनिंग्स मिलकर उन्होंने 10 रन भी नहीं बनाया है, तो ऐसा चल रहा है इनका। बाकी बड़ी लीग में इनको ट्राई ज़रूर करना, रिकॉर्ड्स इनके काफ़ी अच्छे हैं और सामने वाली टीम की बॉलिंग भी बहुत अच्छी नहीं है। ऑफकोर्स अगर इनमें से प्लेयर्स नहीं खेलते हैं तो आप इनको काउंट नहीं करेंगे, और मैंने वोट जो है बता दिया है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम विथ इंटरनेशनल प्लेयर्स, ठीक है, अगर वो खेलते हैं तो। और अगर वो नहीं खेलते हैं तो उनके जगह पर किसको लेना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का एक टीम बना है, फुल ऑन नाइट्स टाइटन्स के लायंस के डोमिनेशन में। तो डोमिनिक हेनरिक्स को मैंने रखा है, थोड़ा सा रिस्क है लेकिन रिकॉर्ड्स इनके साथ में हैं। और बार बार आपको ये याद में रखना है कि नाइट्स की बॉलिंग है। अच्छा, नाइट्स की बॉलिंग है, इस चीज़ का 2 मतलब भी हो सकता है। अगर नाइट्स की बॉलिंग फिर से ख़राब रही और लायंस को एक ही इनिंग्स बैट करना पड़ा ना, और उस एक इनिंग्स में अगर कोई बैट्समैन आपके फेल हो गए तो वो भी आपके लिए बैकफायर कर सकता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ नाइट्स की बॉलिंग ख़राब है, नाइट्स की बॉलिंग ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बैट्समैन सेंचुरी बना देगा। हो सकता है कोई जल्दी आउट हो जाए, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस बैट्समैन को लो वो जल्दी आउट हो जाए और बाकी बैट्समैन रन बना दे और दूसरी टीम लायंस को ना बैटिंग करनी पड़े और आपके बैट्समैन को ना पॉइंट मिले। तो ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं रिकॉर्ड के बेसिस पे जा रहा हूँ। और डोमिनिक हेनरिक्स फॉर्म पर थे, पिछले मैच में रन नहीं बनाया लेकिन फॉर्म पर थे। अगर आप नहीं चाहते हो तो डोमिनिक हेनरिक्स को मिस भी कर सकते हो, उसके जगह पर किसको ले सकते हो मैं बताता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए राशिफ हैंडरसन और रीजा हेनरिक्स को मैंने रख लिया है, ठीक है। याद रखना, अगर आपको रिस्क लग रहा है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप इन दोनों को ही मिस कर देना, जैसे कि मिस कर देना बॉयरन हेनरिक्स को भी, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे सर्टेनली लग रहा है कि ये तो खेलेंगे। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी यहाँ से ही आपको होगा बैट्समैनों में से। बाकी अगर आप देखेंगे रिकल्टन को मैंने रखा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, कीपिंग भी करेंगे। पेट्रुस वैन बिजलन, रेनॉल्ड वैन तो आपके लिए ऑटोमेटिक चॉइस है, जैसे कि ऑटोमेटिक चॉइस है मिगेल पेट्रोलियस। ऑलराउंडर में मैंने ओनली विलियम मल्टर को रखा है। बैटिंग से ही मेजॉरिटी मुझे पॉइंट दे देंगे और बॉलिंग से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है इनसे। बॉलिंग के लिए मैंने मगाला और बॉयरन हेनरिक्स दोनों स्पेशलिस्ट बॉलर को मैंने रख दिया है। और यहाँ से मैंने क्लाइनफेल्ड को रखा है, ओपनिंग करेंगे, ठीक ठाक फॉर्म पर है, बहुत खास कोई नहीं, और थोड़ी सी बॉलिंग करवा सकते हैं। इनको लेकर मतलब चौथा प्लेयर कौन होगा नाइट्स की तरफ से, उसको लेकर मुझे खास कोई प्रायोरिटी नहीं है। आप अगर चाहें तो क्लाइनफेल्ड के जगह पर इस कॉम्बिनेशन में आप बिहारडीन को रख सकते हैं। मुकोवेना के कुछ रन हैं, आप उनको भी रख सकते हैं। यहाँ से पैट्रिक बोथा का ऑप्शन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बैटिंग से ही ज़्यादा पॉइंट जो कलेक्ट करके दे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिलवाने की। तो ये 3 ऑप्शन है, आप इनमें से किसी को रख सकते हैं। और बॉलरों में से कोटजी का ऑप्शन है, शॉन वॉनबर्ग है,
इनको बहुत सारे लोग लेने वाले हैं। बॉलिंग से तो मुझे नहीं लगता बहुत खास कुछ इनको मौका मिलेगा, थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं बस यही। अच्छा, अभी देखिए अगर डसन और हेनरिक्स और बॉयरन हेनरिक्स मतलब दोनों ही हेनरिक्स अगर नहीं खेलते हैं तो इनके जगह पर किसको लेना है। अच्छा, टेम्बा बाबूमा का भी ऑप्शन है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो डोमिनिक हेनरिक्स की जगह पर टेम्बा बाबूमा को ले सकते हैं। तो अगर ये अवेलेबल हो जाते हैं तो अच्छा, अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं खेलते हैं तो समझ लीजिए अगर मेरे टीम से ये जो है निकल गए, रबाडा भी हैं, इंटरनेशनल टीम से वापसी कर चुके हैं, लेकिन वो जनरली ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं फिलहाल के लिए इन्हें कंसिडर नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो खेलते हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उनको उनके साथ क्या करना है, ठीक है, और आपको ही पता है मुझे ही पता है, तो ले लेना। अच्छा, अगर ये नहीं खेलते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर मार्शल आ जाएंगे। सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है इनका, 82% हो चुका है, काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ से बिहारडीन बैटिंग में से, ठीक है, ऑलराउंडर में से तब पोर्टगार्टर आपके लिए मस्ट हैव हो जाएंगे। और एक बॉलर का जो स्लॉट बचेगा, आप अगर चाहें तो यहाँ से सॉन वॉनबर्ग को ले सकते हैं, या फिर कोटजी को ले सकते हैं, या फिर सिबोटो, ये तीनों में से किसी एक को ले सकते हैं। मतलब ओवरऑल ऐसा होना चाहिए। या फिर अगर आपको रिस्क लेना है तो बिहारडीन के जगह पर आप जोशुआ रिचर्ड्स को भी ले सकते हैं, रिकॉर्ड्स इनके बहुत धांसू हैं, ठीक है, और वही बात कि नाइट्स की बॉलिंग, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी आपके बैट्समैनों में से ही होने चाहिए। अगर आप रिकॉर्ड्स और फॉर्म दोनों तरफ से बात करेंगे तो रेनार्ड वैन टॉन्डर अच्छे फॉर्म पर हैं, रिकॉर्ड्स भी इनके अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि लायंस की बॉलिंग के सामने इनको आना है। लेकिन ये भी सही बात है कि दोनों बार बैटिंग तो इनको पक्का मिलने वाली है। तो अगर समझ लीजिए दोनों इनिंग्स मिलाकर वे 100 रन भी बना देते हैं, जिसकी एबिलिटी इनके पास है, तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगे। डोमिनिक हेनरिक्स रिकॉर्ड्स हैं, फॉर्म पे भी थे, पिछले मैच में हालांकि रन नहीं बनाया था, काफ़ी लोग इग्नोर करेंगे, स्मॉल लीग के लिए रिस्की हो सकता है, लेकिन आपको पता है लॉजिकली अगर आप जाएंगे तो इनका नंबर भी आज ही जाएगा। विलम मुल्डर यहाँ से, और पेट्रुस वैन बिजन अगर आप रिकॉर्ड्स के बेसिस पे जाना चाहते हैं तो, ठीक है। और बॉलरों में से मिगेल प्रेटोरियस का भी ऑप्शन है, दी बेस्ट फॉर्म पे चल रहे हैं, बैटिंग भी करवा रहे हैं सही से, बॉलिंग तो कर ही रहे हैं या अकेले ही कर रहे हैं बोल सकते हैं आप, और अपने फॉर्मर टीम के अगेंस्ट में खेलने आ रहे हैं। और अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं तो रीजा हेंड्रिक्स, रासी वेंटर डसन, ये दोनों, और बॉलरों में से तो मुझे नहीं लगता किसी को कैप्टन बनाना चाहिए, ये दोनों, और टेम्बा बाबूमा को टीम में रख लेना। कैप्टन वाइस कैप्टनसी का सजेशन मैं नहीं दूंगा। तो बस यही है, ठीक है। याद रखना लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूजन हो सकता है, लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अगर मुझे जल्दी पता चल जाता है तो मैं ऑफकोर्स टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, जिसका ज़रूरत मुझे लगता है आपको इस मैच में हो सकती है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उस लिंक का इस्तेमाल करके ज्वाइन जो है कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे कोई भी न्यूज़ आए, अगर मतलब लाइनअप जो ड्रीम 11 में अनाउंस होती है उसके पहले मिल जाती है तो आप काफ़ी हद तक आगे रह सकते हो। छोटी लीग के लिए ये मैच थोड़ा सा रिस्की होगा अगर लाइनअप नहीं आता है तो, वर्थ रिस्क भी है, ये भी बात है कि अगर आप रिस्क लेते हैं और वो काम पे भी आ सकता है, लेकिन रिस्की होगा, जो मोटा मोटा बात है। बड़ी लीग के लिए बिल्कुल ये बहुत बड़ा अच्छा मैच हो सकता है। बिल्कुल मेरे ख्याल से आपको बड़ी लीग में मल्टीपल कॉम्बिनेशन में ट्राई करना चाहिए, और अगर लाइनअप नहीं आता है तो बिल्कुल इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ही बड़ी लीग की टीम बनाना, ठीक है। छोटी लीग में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।